आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है और उसका मैं विस्तृत अध्ययन करवा दे रहा हूँ। वीडियो हो सकता है 20 मिनट से कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए, फिर भी आप अंत तक देखेंगे तो इतना विश्वास रखिए कि आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि उसी से आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो आइए पहले संधि के बारे में देखते हैं। जब दो शब्द अत्यंत समीप होते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किए हुए पद को पुनः उसके मूल रूप में लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद करना कहते हैं। ज्ञातव्य हो कि प्रथम और द्वितीय शब्दों का अन्य वर्ण यथावत रहते हैं। मतलब ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संधि में क्या होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, यहाँ प्रथम अक्षर ही मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे विद्या धन आलय, है ना, विद्यालय। तो विद्या का आ केवल जुड़ेगा, अंतिम इसमें क्या है? आ ये जो मात्रा के रूप में है ये आ, और इसका जो दूसरा जो शब्द है इसका पहला अक्षर यानी आ, ये आ और आ ही जुड़ करके आ बनते हैं। तो यही कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और अंतिम यानी द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, ये दोनों यानी केवल ये और ये जुड़ते हैं। धन के जस्ट पहले का, धन के जस्ट बाद का अक्षर जुड़ता है, अब बाकी जो है कि अपने मूल अवस्था में रहता है। और फिर जब इसका संधि विच्छेद होता है तो दोनों शब्द अलग अलग अपने मूल अवस्था में हो जाते हैं, यानी विद्या अलग हो जाता है, आलय अलग हो जाता है। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, वर्ण या अक्षर स्वर व्यंजन या विसर्ग होते हैं। वर्ण या अक्षर जो होते हैं वह स्वर हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं या विसर्ग हो सकते हैं। माने स्वर का स्वर से संयोग हो सकता है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से भी संधि हो सकता है, फिर व्यंजन से विसर्ग का संधि हो सकता है। तो इस तरह से ये स्वर जो होते हैं व्यंजन भी हो सकते हैं और विसर्ग भी हो सकते हैं, जो अक्षर होते हैं। आगे कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इन 3 स्वर व्यंजन और विसर्ग में जो भी होगा उसी के अनुसार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। कहने का मतलब यह है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का परिभाषा एक तरह से बताया है कि स्वर संधि का परिभाषा मैं आपको बता दूं, हालांकि वहाँ लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जब स्वर से स्वर का योग होता है, किससे? स्वर से स्वर का, यानी स्वर और स्वर जब एक साथ जुड़ते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा क्या है? स्वर का व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से जब योग होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। माने व्यंजन में स्वर के साथ व्यंजन का भी योग होता है या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का भी योग होता है। विसर्ग में क्या होता है कि व्यंजन के साथ विसर्ग होता है। विसर्ग के साथ, आपसे फिर सुन लीजिए, विसर्ग के साथ, ठीक है, व्यंजन या स्वर भी होता है। माने पहले पद में विसर्ग जरूर रहेगा, ठीक है, और जो दूसरा होगा व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, ठीक है। यानी व्यंजन से उसका योग हो तो उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से जब योग होता है तो। क्लियर हो गया? आगे देखिए, संस्कृत वर्णमाला में अ ई उ री लृ यह मूल स्वर होते हैं और ए ओ ऐ औ संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, इतना जो है कि आप समझिएगा।
हालांकि ई इसमें छूट गया है, बड़ी ई यहाँ यहाँ एक पहले बड़ी ई होना चाहिए, ये छूट गया है। यानी ई ए ओ ए औ, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, यानी कि इसमें दो स्वर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब देखिए व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन क्या क्या है। जैसे क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये 5 वर्ग यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। आप इसके पहले शायद पढ़ करके आए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तब समझ लीजिएगा। यानी कि क से ले करके म तक जो व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्वर और व्यंजन के मध्य ध्वनि के आधार पर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? 4 होते हैं, य व र ल। ये 4 वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये देखिए यहाँ है कि श श स, मने तालव्य श, मूर्धन्य श, स दंत्य स और ह। ये यहाँ जो है कि ये 4 वर्ण यहाँ से लेकर के यहाँ तक ह, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। और यहाँ दिया है विसर्ग का चिन्ह, आप जानते हैं ऐसे होता है, 2 बिंदी आगे, और उच्चारण इसका क्या होता है? ह ध्वनि होता है। ये तो आप जानते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आगे का ये ध्यान रहे, जिन वर्णों में कोई मात्रा या हलंत का चिन्ह नहीं होता है उन वर्णों में अ जुड़ा रहता है। ठीक है। और हलंत युक्त वर्ण शुद्ध व्यंजन होता है। हलंत वर्ण में कोई मात्रा या विसर्ग नहीं हो सकता है। मतलब ये, जैसे यहाँ इसको शायद समझ पा रहे होंगे, चाहे नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ। जिन वर्णों में कोई मात्रा या हलंत का चिन्ह नहीं होता उन वर्णों में अ जुड़ा होता है। जैसे क, ग, च, म, इसमें कोई मात्रा नहीं है और न इसके साथ ये हलंत लगाया हुआ है, ऐसा हलंत हलंत का चिन्ह भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये लगता तो है कि यह केवल एक वर्ण है और यह व्यंजन है, लेकिन नहीं, इसमें अगर कोई मात्रा नहीं है और हलंत नहीं है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये ऐसे होगा क हलंत और अ मिल करके ये पूरा क बनते हैं। वैसे मुझे आशा है कि आप लोग कक्षा 9 में इसको पढ़ चुके होंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो इसको आज से जान लीजिए कि कोई भी व्यंजन जो होता है, अगर कोई मात्रा दिखता नहीं है और हलंत उसमें नहीं है तो उसमें और ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी पर मात्रा है तो मात्रा दिख रहा है, जैसे क पर छोटी का मात्रा है, क पर बड़ा ऊ का मात्रा है, तो इसमें छोटी और बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है। लेकिन समस्या तब आता है जब किसी भी व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं लिखा रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये व्यंजन है, जबकि वास्तव में व्यंजन तभी हो सकता है जब ये हलंत के साथ हो, वही व्यंजन वर्ण है। जैसे स्वर के साथ जब जुड़ता है तो इसमें 2 वर्ण हो जाता है, हालांकि व्यंजन ही इसको कहते हैं, लेकिन यह अपने मूल रूप में नहीं, बल्कि यह स्वर के साथ जुड़ सकता है। यानी कि बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें स्वर का जुड़ना अनिवार्य है। अगर स्वर जैसे हटा, वह व्यंजन एक तरह से विकलांग हो जाता है, उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। आशा है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्र में निम्नलिखित 14 सूत्रों में संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला है। हलंत वर्ण उच्चारण की सुविधा हेतु वर्णमाला अंतर्गत नहीं है। जैसे आप जानते हैं माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं वह यहाँ नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, अ ई उ र, री लृ क, ए ओ अंग,
ऐ औ च, तो 1 2 3 4 ये हो गया। ह य व र ट ड़ ल 2 ये हो गया। ञ म अंग ड़ न म झ भ ञ और घ ढ ध श ज ब ग ढ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। ये इतने जो है ना, यह 14 जो सूत्र हैं जो पाणिनि के व्याकरण सूत्र से ये लिए गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 ये सूत्र हैं जो संपूर्ण व्याकरण समझिए कि इसी में निहित है एक तरह से। तो और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संधि को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। देखिए सूत्रों को समझने की विधि यहाँ दिया हुआ है। सूत्र के प्रथम अक्षर से लेकर के अंतिम उस मूल सूत्र के हलंत अक्षर के मध्य आने वाले सभी अक्षरों के समूह को जाना जाता है यथा अच। अच वर्ण कौन है? देखिए अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ अर्थात सभी स्वर, माने जितने स्वर होते हैं अ से लेकर के औ तक, ये सभी स्वर क्या हैं? अच वर्ण हैं। ठीक है। अब इक वर्ण क्या है? ई उ री ली, ये 4 वर्ण की क्या होते हैं? इक वर्ण होते हैं। यण, ये वर्ण क्या होते हैं? य व र ल, ये 4 जो ऊष्म वर्ण हैं ये यण के अंतर्गत आते हैं। एच वर्ण क्या होते हैं? ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण क्या होते हैं? एच होते हैं। आगे देखिए अक वर्ण कौन कौन होते हैं? अ ई उ री ली, यानी सभी मूल स्वर जो होते हैं यह अक वर्ण होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ देखिए एंग, ए ओ, एंग वर्ण होते हैं। और एच, ए ओ ऐ औ, ये सभी संयुक्त स्वर जो होते हैं। और हल माने सभी व्यंजन के अक्षर, यानी सभी व्यंजन के अक्षर और ये जो संयुक्त स्वर होते हैं ये एच के अंतर्गत आते हैं। तो यह थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप संस्कृत की विशेष पकड़ आपको नहीं है तो माहेश्वर सूत्र थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। तो अभी यहाँ यह इसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊँगा तो उसका मैं डिटेल आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी आपको जो संधि जो पढ़ना है आपके हाई स्कूल में, यह 2 संधि है। और ये दोनों संधियों में जो पहला है वृद्धि संधि, वह फिलहाल इस वर्ष की परीक्षा में यानी 2021 की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। केवल इस साल ये यण संधि पूछा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हम यण संधि पर ही फोकस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम वृद्धि संधि को भी पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल इस साल की परीक्षा में वो नहीं पूछा जाएगा। अगले साल से फिर सिलेबस जब अपने मूल रूप में आ जाएगा तो पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं सीधे यण संधि पर। ठीक है ना। अब देखिए यण संधि का ये जो सूत्र है इको यणच इसको बोलते हैं। इको यणच माने इक का यण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्या हो जाता है? इक का यण हो जाता है, इसलिए इसको इको यणच कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ लिखा है यदि ई उ री ली ह्रस्व या दीर्घ के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। यदि मूल स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आगे वाले स्वर की मात्रा लग जाती है। इसका मतलब अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिए, मैं और विधि पूर्वक समझा दे रहा हूँ। यहाँ कह रहा है ई उ री ली ह्रस्व या दीर्घ माने छोटी ई हो या बड़ी ई हो,
छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटी री हो या बड़ी री हो या री हो, दीर्घ हो या चाहे लघु हो। बात समझ में आया ना। तो इसके बाद अगर असमान स्वर आता, समान स्वर अगर आएगा, कहने मतलब ये है कि अगर और ई के बाद, यानी ई के बाद अगर ई आ जाएगा, तब तो आपका कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि यहाँ असमान स्वर होना चाहिए, मतलब यहाँ ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। ई के बाद कोई भी आ, छोटी बड़ी को हटा दीजिए, छोटी बड़ी रहेगा तो वो सीधे दीर्घ में चला जाएगा। तो आ ई हटा दीजिए, ऊ री ए ओ औ। ये कोई भी अगर इतना स्वर में से कोई भी स्वर अगर ये ई के बाद आता है तो उसका क्या हो जाता है, य। क्या हो जाता है, य। समझ में आया ना। आगे देखिए, और अगर ऊ के बाद, माने ऊ है तो ऊ के बाद ऊ और ऊ को नहीं आना है, ऊ और ऊ को अब छोड़ देंगे। अब ओ से लेकर के औ के बीच में ऊ और ऊ को छोड़ करके जितने भी स्वर यहाँ पे आते हैं वो सभी स्वर आने के बाद वह हो जाता है। केवल ऊ और ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊ और ऊ आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। ये इसमें समझना है। बस समझ आ गया। री के बाद अगर कोई भी असमान, मतलब री के बाद री नहीं आना चाहिए, औ से लेकर के औ के बीच में री को निकाल दीजिए। बाकी कोई भी स्वर अगर आता है तो उसके जगह पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। और री के बाद कोई अगर असमान स्वर आता है तो ल हो जाता है। बात समझ आ गया। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। और आगे इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि आगे जो धन के बाद जो स्वर आएगा, चाहे आ हो, चाहे ए हो, चाहे औ हो, जो भी हो, तो वह जब हम संधि करते हैं तो उसकी मात्रा लगा दी जाती है, वहाँ उसका मात्रा लग जाता है, वह अनिवार्य है मात्रा लगाना। आगे अभी समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि, ये काफ़ी चर्चित शब्द है, आप इसके पहले पढ़कर आए होंगे। यहाँ ई के बाद आ रहा है, देखिए ई के बाद ई नहीं है, ई के बाद क्या है, आ रहा है, इसलिए असमान हो गया, समान नहीं है। ई और ई रहता समान रहता, असमान आ गया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, य आया है, य। ठीक है, तो य आया है। और यहाँ इत के बाद यहाँ आ का मात्रा आ है, तो आ य पर मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, और मैं इसको तोड़ कर बता रहा हूं। इति धन आदि। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप घबराइएगा नहीं, बड़े इत्मीनान से आप समझने का प्रयास करिए। इति में देखिए, ये तो में छोटी ई है ना, छोटी ई, तो यहाँ छोटी ई है, और यहाँ आ है, ये आ, ये दोनों का मेल हो रहा है। तो नियम के अनुसार क्या मिलेगा, य। अब इसके ऊपर पढ़े हैं कि य मिलेगा, तो य आ गया। तो य आएगा तभी हलंत के रूप में आएगा, अर्थात व्यंजन के रूप में आएगा। अब यहाँ इस धन के बाद जो भी ये स्वर है, वो स्वर इस य के साथ जुड़ जाता है, अर्थात या, य पर आ का मात्रा हो जाएगा या, तो ये वाला आपका व्यंजन क्या हो जाएगा, वो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि यह या हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इत्यादि होता कैसे है, इति में से छोटी और आदि में से आ निकलता है, तो आपके बचता क्या है, अगर इसमें से ई निकलेगा और इसमें से आ निकलेगा, तो जो बचा हुआ शब्द है ई तो हलंत के रूप में आएगा, क्योंकि इसमें से ये स्वर क्या हो गया, निकल गया। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ आ यहाँ निकल गया है, तो यहाँ क्या बचा है, केवल दी बचा है। क्या बचा है, दी बचा है ना। अब देखिए, और यहाँ जो है कि य आ रहा है नियम के अनुसार कि ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो इसका य आ रहा है, और य आ रहा है, तो यहाँ जो आ जो ये स्वर है ना, यह इसके साथ जुड़ेगा, यानी य पर आ का मात्रा हो जाएगा। समझ में आ गया।
अब यही या इसके साथ हम लगा देंगे या, तो इत्यादि आ गया ना। अब इस त को लिखते समय हमको क्या करना, इस त को हलंत है ना, इस त को या तो ऐसे हलंत के रूप में लिखिए चाहे आधा त के रूप में लिखिए, बात एक ही हुआ। इसलिए इस तरह से ई आधा त या दी इत्यादि ऐसे हो गया। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सुधन आगत, ये दूसरा वाला नियम समझा रहा है। ऊ वाला ये तो ई वाला नियम है इत्यादि, ऊ वाला नियम समझा रहा है। कैसे? स्वागत का संविच्छेद होता है सुधन आगत। अब ये होगा कैसे? अब लग रहा है कि यहाँ सु है तो वह कहाँ से आ गया, ये सु दिया है तो आधा सौ कहाँ से आ गया, ये प्रश्न दिमाग में गूंज रहा होगा आपके। तो देखिए बहुत आसान है, इसका एक तरीका है इसको बैठाना। देखिए सुधन आगतम, आगतम स्वागतम, तो सु में से ऊ निकला और ये आ का संधि हुआ, तो इसके नियम के अनुसार क्या मिलेगा, वह मिलेगा ना, तो वह मिला। और इसके पहले हम बताए कि यहाँ जो स्वर है यहाँ वह इसके साथ जुड़ जाता है, अर्थात वह पर आ का मात्रा जुड़ जाएगा। क्लियर होगा? तो वाह हो गया। अब यहाँ बचा क्या है, जब ये छोटा ऊ जब निकल गया है अर्थात स्वर जब निकल गया है तो व्यंजन के रूप में स हो गया, नहीं हलंत के रूप में हो गया, अर्थात ये आधा हो गया है। इतना बात समझ में आ गया। और गतम यहाँ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ, गतम, गतम बचा हुआ है। और इन दोनों के संधि होने के बाद क्या मिल रहा है, वा, यह वा यहाँ ला करके डाल दीजिए, तो स्वागतम हो गया ना। तो स हलंत के रूप में है, तो यहाँ देखिए स को आप हलंत के रूप में लिखें, अच्छा इसे आधा सौ लिखें, बात एक ही हुआ। ऐसे आधा सौ या सौ हलंत के रूप में, तो इसलिए यहाँ आधा सौ जब पड़ जा रहा है तो स्वागतम हो जा रहा है। तो ये सौ आधा सौ वा ग त म स्वागतम ऐसे हो जा रहा है। क्लियर हुआ? आशा का आपके समझ में आ गया होगा। अब री का एक उदाहरण यहाँ देख लीजिए। पितृधन आदेश, पित्रादेश मन पितृधन आदेश। अब देखिए यहाँ संधि किस तरह से हो रहा है, संधि विच्छेद किस तरह हो रहा है, पितृधन आदेश, ठीक है। यहाँ री जुड़ रहा है, री, और यहाँ आ जुड़ रहा है, ठीक है ना, री और आ का योग हो रहा है। तो री और आ जुड़ करके और हमको क्या मिल रहा है, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमको मिल रहा है क्या, र। री के बाद री के साथ जो कोई स्मरण स्वर आता तो क्या मिल रहा है यहाँ, र, तो यहाँ मिल रहा है र, ठीक। और यहाँ आ है तो यह र पर आ का मात्रा अपने आप लग जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए बच क्या रहा, अब इसको ध्यान दीजिए। जब पितृ में से जब री निकला तो पी और त हलंत के रूप में हो गया, क्योंकि यहाँ स्वर निकल गया तो त हलंत के रूप में हो गया। और यहाँ आ गया है, नीचे आ गया, तो क्या बचा है, देश यहाँ बचा हुआ है, देश बचा हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ मिल के आ रहा है, दोनों का संधि करके रा मिल रहा है, तो पितरा देशा ऐसे हो रहा है ना। अब देखिए पितरा देशा को यहाँ लिखिए, ऐसे आ रहा है, पी तो हलंत रा देश, ऐसे है ना। तो आप जानते हैं जो संयुक्त व्यंजन है त्र, तो त्र में तो हलंत और र ऐसे है, त्र तो और र, तो हलंत का मतलब तो आधा। अब ये होगा क्या, तो और र मिल करके क्या हो गया, त्र हो गया ना त्र। आ यहाँ र पर आ का मात्रा है तो त्र पर आ का मात्रा हो जाएगा, तो त्रा हो गया। अब ये दोनों तो एक में घुल मिल गए, अब बचा क्या है, पी, आज तो र मिल करके मिल गया त्रा और देश, पित्रादेश। आगे समझ में आ गया ना। अब देखिए लाकृति, लृ का यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, लृ धन आकृति लाकृति। तो देखिए अब ये कैसे हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कि ये ल कहाँ चला गया, यहाँ ला कैसे आ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ है लृ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ल हो जाता है, क्या हो जाता है, ल, यहाँ लिखा है ल हो जाता है। तो देखिए तो
लाकृति का जब संधि विच्छेद हो रहा है तो लृ धन आकृति हो रहा है। और एक चीज आप जानते होंगे, नहीं जानते हो जान लीजिए, संस्कृत में लृ जो है यह क्या होता है, स्वर होता है संस्कृत में। हालांकि हिंदी में इसमें ल और री का मात्रा लृ हो रहा है। ल एक व्यंजन और री स्वर, यानी व्यंजन और स्वर का योग है। लेकिन संस्कृत में लृ ये स्वर है। यह जो कि संयुक्त स्वर इसको बोलते हैं, ये स्वर है। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ जब ये जुड़ रहा है तो लृ और आ, यानी लृ और आ तो जुड़ गए और मिल रहा है ल। तो ल पर यह आ का मात्रा है तो ल पर आ का मात्रा अपने आप आ जाएगा। इसके पहले आप समझा रहे हैं, बार बार समझ रहे होंगे। अब बचा क्या है, तो लृ चूंकि स्वर है तो स्वर तो खत्म हो गया, अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई व्यंजन बचा ही नहीं है और यहाँ कृत केवल बचा है, कृत यही बचा है, क्योंकि आ तो ये लृ के साथ जुड़ गया है तो कृत बचा है और ला बचा है। तो कृत के आगे ये दोनों जुड़ करके जब ला बच रहा है तो ला इसके आगे आ जाएगा और ये कृत इसके बाद बचा हुआ तो लाकृति हो जाएगा। आए समझ में, लाकृति हो गया। इसी तरह से बेटा कि आप सभी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। क्योंकि एक एक करके अगर मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे 26 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यह बहुत लंबा वीडियो होता चला जा रहा है, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको समझ जाए ना तो बहुत ही शानदार ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी और 2 नंबर आपका फिक्स है बोर्ड परीक्षा में। ये जो संधि है ना, इन सभी संधियों को अगर आप कंठस्थ कर लें तो आपका 2 नंबर मान के चलिए कि फिक्स है। हाँ, अगर आपको किसी भी संधि विच्छेद में ये जो इसमें दिया हुआ है या अलग से भी कोई आपको अगर परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके और हमसे पूछ लीजिए कि सर इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, या ये संधि विच्छेद है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे, या मतलब संधि विच्छेद के बाद फिर ये इसका संधि कैसे हो रहा है, ये तोड़ नहीं पा रहे हैं हम या समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो भी आपको परेशानी होगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैसे जब मैं संधि पढ़ाऊँगा तो पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा और आपको खूब बेहतर ढंग से समझा दूँगा। आप लोग अब तक वीडियो को देखें और सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्लेटफार्म से आपको यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी का पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। आपको अलग से कहीं भी तैयारी करने की या किसी भी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं से पूरा का पूरा मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा दूंगा। आप सभी लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।